हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिडॉक्स टाइट्रेशन की। उसके क्वेश्चन किए थे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट दोनों के बराबर किए थे, रिएक्टेंट और जो भी दो रिएक्टेंट थे उनके कंप्लीट रिएक्शन किए। तो मिली इक्विवेलेंट वाला प्रोसेस था हमारा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अब तक अप्लाई किया है एसिड बेस रिएक्शन के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब उसी का नेक्स्ट पार्ट है बैक टाइट्रेशन। तो देखते हैं बैक टाइट्रेशन क्या है। बैक टाइट्रेशन बोलते हैं चाहे इनडायरेक्ट, बहुत अंतर नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस में चीजें देखिए, आपको कनेक्टेड लगेगा, बिल्कुल कनेक्टेड। ठीक है, पढ़ाई तो हमेशा कनेक्टेड होती है। आप देखिए, नया नहीं लगेगा, थोड़ी थोड़ी बातें बस डिफर कर दी जाएंगी, अदरवाइज हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के आसपास ही रहेंगे। तो बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है? इसमें क्या है कि जैसे, और याद नहीं करना प्लीज, प्रोसेस को नहीं समझना, हम क्वेश्चन को समझना हमको। मान लो इसमें हम रिएक्टेंट यहाँ पे एक बी है, कोई कंपाउंड है बी, उसका ए से रिएक्शन करा रहे हैं। ए से एक बी कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं, बी का सॉल्यूशन है, उसका हम ए से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब तक जो किया था रिडॉक्स में चाहे सिंपल टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में, कि ये दोनों कंप्लीटली रिएक्शन कर जा रहे थे, ए और बी कंप्लीटली रिएक्शन कर जा रहे थे। और जब कंप्लीट रिएक्शन होता है तो उस केस में हम दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं। जब दो रिएक्टेंट का कंप्लीट रिएक्शन होता है तो दोनों के इक्विवेलेंट हम बराबर कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे बी जो है वो एक्सेस में है। प्लीज लिखने की सब जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये नहीं प्रोसेस, यहाँ गणित नहीं पढ़ा, ठीक है, थ्योरी नहीं लिखवाई जा रही है, फिजिकल केमिस्ट्री है, समझने की बात है। क्वेश्चन में कराऊंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन कराऊंगा। एक थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं बैक टाइट्रेशन चाहे इनडायरेक्ट का। बी एक्सेस में मतलब बी रिएक्शन के बाद ही बच जाएगा, ऐसा लिया गया है। बी एक्सेस में, ठीक है, ए लिमिटिंग है। अब यहाँ पे बी चूंकि बच जाएगा तो आप दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते ना भाई। दोनों भाई दो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं तब लिखते हैं दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इक्विवेलेंट ऑफ ए, थोड़ा शॉर्टकट में देखना, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत अंतर नहीं दिखेगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा। अरे बी बच जा रहा है भाई, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। इस अब जा रहा है, देखो ये तो नहीं कर सकते आप यहाँ पे जो अब तक कर रहे थे पिछले दो लेक्चर्स में। अब क्या होगा, ए और बी रिएक्शन करेंगे लेकिन बी एक्सेस में है, बच जाएगा। अब बचा हुआ जो बी है, अब जो बचा हुआ बी है, ध्यान से ना, जो बचा हुआ बी है रिमेनिंग, कौन सा बी, यहाँ कुछ बच जाएगा। ए और बी रिएक्शन होगा तो बी रिएक्शन करेगा, लेकिन बी के एक्सेस में तो कुछ बच जाएगा। और जो रिमेनिंग वाला है बी, रिमेनिंग बी, रिमेनिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन, रिमेनिंग फ्रॉम प्रोसेस वन, रिमेनिंग फ्रॉम रिएक्शन वन, अब उसका रिएक्शन करा रहे किसी थर्ड रिएक्टेंट सी से। जो रिमेनिंग बी है, जो बचा हुआ बी है, उसका किसी रिएक्शन करा रहा है किसी थर्ड रिएक्टेंट सी से, और वहां रिएक्शन कंप्लीट करा रहा है। मतलब यहाँ पे आप श्योर रहिए, जो बचा हुआ बी है उसको किसी रिएक्शन करा रहे हैं किसी रिएक्टेंट सी से। अब यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंट ऑफ बी और इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर कर सकते हो। यहाँ कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ पे कंप्लीट कंजम्पशन, सेकंड जो प्रोसेस में कंप्लीट कंजम्पशन है और बी, सी और बी का, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ बी और इक्विवेलेंट ऑफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इससे क्या फायदा होगा। आपने शुरुआत में कितना लिया है बी, आपको पता है, शुरुआत में मोल जो लिए होंगे पता है, इक्विवेलेंट जो लिए हैं शुरुआत में पता है। अरे मोल लिए तो इक्विवेलेंट पता ही होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर। बी का कितना मोल लिया हो पता है, बी कितना बचा है वो भी पता है, यहां से पता चल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस से आपको बचा हुआ बी पता चल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस से क्या हुआ, बचा हुआ बी पता चल जाएगा। शुरुआत में कितना लिए वो पता चल जाएगा। मान लो शुरुआत में सारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। शुरुआत में हमने 5 मोल लिया, 5 इक्विवेलेंट लिया, मोल लिया जो भी है। शुरुआत में आपने बी का 5 मोल लिया, फिर यहाँ निकल ले कि यहाँ 3 मोल बचा। मान लेते इस प्रोसेस से हमने निकाल लिया कि बी 3 मोल बचा है, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ए के साथ कितना लगा? तो कोई कह सकता है कि भाई सारे शुरुआत में हमने 5 मोल लिया है, यहाँ 3 मोल बचा, इसका मतलब यहाँ जो बी का मोल लगा यहाँ पे इस प्रोसेस में, हमको इससे मतलब है, हमको हमको ए से मतलब इस रिएक्शन से, तो हम क्या ये बोल नहीं सकते कि यहाँ पे बी का 2 मोल लगा होगा? कितनी बड़ी बात है ये। और यही रिएक्शन, यही है बैक टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। उसमें क्या करते हैं, कोई रिएक्टेंट एक्सेस होता है उसको रिवर्स टाइट्रेट कराते हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसको फिर से टाइट्रेट करा के किसी से रिएक्शन, टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन में जानते ही है, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो बचे हुए पोर्शन को हम किसी थर्ड रिएक्टेंट से रिएक्शन करा के बचा हुआ अमाउंट निकाल लेते हैं। शुरुआत का अमाउंट हमको पता है उस रिएक्टेंट का 5 मोल, मान लो कि बचा अमाउंट निकाल देंगे वहां से 3 मोल, तो यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ कितना कंज्यूम हुआ, 2 मोल। यही है बैक टाइट्रेशन, बहुत हाई फाई चीज नहीं है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब क्वेश्चन करो ना यार, क्वेश्चन करो, वैध क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।
ये नहीं कि थ्योरी सर थ्योरी लिखवा दीजिए, ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। सवाल आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है और अच्छे खासे सवाल आते हैं। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप 11th में हैं तो 11th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करोगे तो एक मेथड आएगा नाइट्रोजन का। किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का अमाउंट निकालने के लिए, एस्टिमेट से परसेंटेज निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, जिल्डाल मेथड। जिल्डाल मेथड, ठीक है। किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने वाला मेथड क्या है, एक जिल्डाल मेथड पढ़ाया जाएगा। वो पूरा का पूरा बैक टाइट्रेशन है, तो प्लीज इसको समझना जरूरी है, तब उस क्वेश्चन को आप कर लें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं अभी नहीं कराऊंगा उसको क्वेश्चन, मैंने कराया भी अपने चैनल पे तो कराई है, अब 11th में जो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये सब, एनसीईआरटी तक में, एनसीईआरटी भी है। ठीक है, ठीक है। जिल्डाल मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, और वो पूरा प्रोसेस जो है बैक टाइट्रेशन पे ही बेस्ड है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस जब पढ़ेंगे आप, अभी आप देख लीजिए, और बिल्कुल अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरी बात याद रखिएगा, जैसे ही मेथड आएगा और जैसे आप उसके प्रोसेस को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो यही याद आ जाएगा, बैक टाइट्रेशन। तो चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, मैं ये बात उनके लिए बताई, भाई बहुत लोग जानते भी हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत में पढ़ रहे हैं उनको लिए बताएंगे प्लीज। तो कम से कम ये है कि अगली बार ये मेथड देखे तो आपको बैक टाइट्रेशन याद आ जाए, आपने क्वेश्चन किए हैं तो उस क्वेश्चन को बिना मेरे बताए आप कर लें। यही ठीक है, यही यही मेरे लिए अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखना अभी कुछ प्रोसेस मैंने नहीं लिखवाया, मैं प्लीज कोई थ्योरी नहीं लिखवाई है, मैं क्वेश्चन में जो जो अपना ज्ञान देना होगा क्वेश्चन में दूंगा, आप लीजिए और क्वेश्चन करिए, बकवास नहीं। 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट वॉज डिजॉल्व इन इतना एससीएल, देखो खुद लगेगा। देखो इसका, देखो इसकी पहचान क्या है कि बैक टाइट्रेशन की पहचान की है। अभी देखा, कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होगा वो बच जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा उसको किसी कैसे, जो कितना बचा है उसका अमाउंट कैसे किसी रिएक्शन से दूसरे चीज से रिएक्शन करा के एस्टिमेट कराएंगे। ऐसा आपको दिखे लैंग्वेज में भी पता चल जाएगा कि कोई एक रिएक्टेंट लिया गया हो, बच गया है, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको कहीं और रिएक्शन करा के एस्टिमेट करा रहा है, तो समझ लेना कि बैक टाइट्रेशन खुद लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा। 1 ग्राम कार्बोनेट ऑफ मेटल was dissolved in 50 ml in by 2HCl, ठीक है। द रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड, देखा रिजल्टिंग लिक्विड, द रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड 20 ml in NaOH। ये जरा इस लाइन पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। अब ये क्यों बाद में, ठीक है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करा रहे हैं HCl से, जानते हैं कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन होता है, फिर मिलाने के बाद रिजल्टिंग लिक्विड को इतना रिक्वायर्ड होता है। अब NaOH क्यों रिक्वायर्ड है, सोचो जरा, NaOH क्यों रिक्वायर्ड है, जानते हो क्या हुआ आपका? मैं तुम्हें फिर से सिचुएशन दिखा दूं, यहाँ आपने एकदम ध्यान समझना है। ठीक है, मैंने कई बार बोला है कि इन सब क्वेश्चन करने के लिए मन में चित्र बन जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, अगर वो फॉर्म, ठीक है, फिगर मन में बन गया तो आप फॉर्मुलेट कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। ये जरूरी है, ये बनाने के बात पर्पज मेरा यही रहता है कि आप, ठीक है, मन में डायग्राम बन जाना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा। अगर आपने वो कर लिया तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ HCl लिया होगा, इसमें कोई कार्बोनेट डाल रहे हैं, पता नहीं कौन सा कार्बोनेट है, उससे क्या मतलब है हमको, मेटल कार्बोनेट डाल रहे हैं। अब क्या हुआ होगा, HCl यहाँ एक्सेस में रहा होगा, कुछ अब बिल्कुल है ऐसे रिएक्शन करेगा, कुछ बच भी जाएगा, जब एक्सेस है तो बच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के इक्विवेलेंट आप बराबर कर नहीं सकते भाई, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि HCl का इक्विवेलेंट इक्वल टू मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट, क्योंकि कंप्लीट कंजम्पशन नहीं हो रहा है, मतलब HCl बच जा रहा है, दोनों का कंप्लीटली रिएक्शन नहीं हो रहा, एक बच जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, एक बार सिचुएशन समझ लो, अब यही मिलेगा, यही है बैक टाइट्रेशन। अब जो बचा हुआ HCl है, जो यहाँ से बच गया, उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप, NaOH से करा रहे हैं। उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं, यही लिखा हुआ लास्ट। उसको किससे न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं। ये रिएक्शन कंप्लीट है, दूसरा वाला प्रोसेस कंप्लीट है, यही तो देखा, अभी जो बोल रहा था वही आ गया। चलिए करते हैं, एक क्वेश्चन देख लो, बाकी उम्मीद है कि आप कर लेंगे, मैं और कराऊंगा। लेकिन तो जो भी हमको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है वो कहाँ लगाना है, यहाँ पे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तब लगाते हैं जब दो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कई बार बोला गया है, हवा में नहीं, यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड प्रोसेस में हम श्योर है HCl का इक्विवेलेंट इक्वल टू NaOH का इक्विवेलेंट। तो देखो जरा, हम ये कह सकते हैं सेकंड प्रोसेस के लिए, प्लीज मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ के लिए एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई नया नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंसेस थे आप, ठीक है, मैंने बता दिया, इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ HCl, समझ रहे हो, रिमेनिंग जो बचा हुआ है इस रिएक्शन के बाद, इसलिए रिमेनिंग इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं भाई, पहले प्रोसेस के बाद जो बचा है, रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रोसेस जो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है,
वो कंप्लीट कंजम्पशन वाला है, तो वही हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। तो रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है कितना, इक्विवेलेंट पता ही है क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, अरे जो दिया रहेगा पता ही है, नॉर्मेलिटी इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है 1/5, वॉल्यूम कितना है 25/1000। चलो भाई ये हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमको ये पता चल गया कि HCl का रिमेनिंग इक्विवेलेंट कितना, HCl कितना बचा। अब हमारा मेन पर्पज जानते हो क्या है, यहाँ पे HCl कितना लगा वो निकालना है, यही तो है। हमको ये पता लगाना है कि HCl का कितना इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा है मेटल कार्बोनेट के साथ। अभी वही बता रहा था, देखा वही बात रिपीट हो रही है, और यही है बैक इटरेशन और क्या। अब रिमेनिंग पता चल गया, देखो ये रिमेनिंग HCl पता चल गया। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना लिया था वो भी निकाल लेते हैं। शुरुआत में कितना लिया था, देखो 50 ml N/2, चलो भाई 50 ml N/2, तो 50/1000 इंटू 1/2 इतना लिया था, इतना हमने लिया था, इतना लिया था भाई शुरुआत में, इतना बच गया, तो रिएक्शन कितना किया, ठीक है। इतना शुरुआत में लिया था इनिशियल, रिमेनिंग इतना है, तो रिएक्टेड कितना होगा, रिएक्टेड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो रिएक्टेड इक्विवेलेंट, प्लीज EQ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ HCl। प्लीज मैंने बोला है कि सब ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट में इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं, कौन लिखेगा इतना बड़ा बड़ा बार बार, ये नंबर लिखना चाहिए मुझे क्या, रिएक्टेड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, लेकिन अब बार बार कौन लिखेगा, कब से तो कर रहे हैं। अब लेक्चर देखिए, ठीक है, कनेक्टेड है चीज ना। हाँ, तो रिएक्टेड इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर हम इनिशियल में से रिमेनिंग घटा दें, इनिशियल में से रिमेनिंग घटा दें तो रिएक्टेड आ जाएगा, कितना होगा, बड़ा आसान प्रोसेस है, बड़ा आसान फॉर्मुलेशन है इसका, बस नाम हाई फाई है। तो रिएक्टेड कितना हो जाएगा, 50/2000 माइनस कितना जी, 5/1000। अरे हो नहीं जाएगा, देखो ना 5/1000, घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा जो आना होगा, 5/1000, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, ये है रिएक्टेड इक्विवेलेंट HCl के, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे इसको, तो ये हो जाएगा, अगर 1000 सी करना है तो इसको हम 25/1000 लिख दें, ये हो गया 25/1000, मतलब अल्टीमेटली आ गया 20/1000। एकदम ध्यान से समझ चलो, यही क्वेश्चन पर्याप्त होगा आपके लिए। 20/1000 ये HCl का रिएक्टेड है, रिएक्टेड किससे रिएक्टेड है, मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से रिएक्टेड है, और क्या है भाई, इसका मतलब ये वाला इक्विवेलेंट जो होगा, ये 20/1000 जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर, उसी तो रिएक्शन किया है, तो अब लिख सकते हैं, अब हमारा काम हो गया, रिएक्टेड इक्विवेलेंट, रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट। बहुत आसान बात है, बहुत आसान, लेकिन जिन्होंने सिंपल वाला किया है, एसिड बेस और रेडॉक्स लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको बहुत अंतर नहीं मिलेगा, और यही है पढ़ाई भाई, यही मेरे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि आपको बहुत अंतर ना दिखे। तो 20/1000 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, मेटल, हाँ, अब मेटल का मास कितना है 1 ग्राम, 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास पर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ही निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मेटल का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ये तो निकालना है, तो नहीं क्या, मेटल कार्बोनेट, सॉरी क्या निकालना है, मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल कार्बोनेट, चलो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, बाद में कर लेंगे, अभी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट निकालते हैं। ये ना होगा भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, अरे मेटल कार्बोनेट का मास मतलब अपॉन मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, यही तो होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब यहाँ से निकाल लो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा कार्बोनेट का, कितना आ जाएगा, तो यहीं आ गया 2/100, मतलब 1/50। कुछ चीजें मिस तो नहीं हो रही है, कितना है 1 ग्राम है, ठीक है, 20/1000, फाइंड इक्विवेलेंट मास, तो ये हो गया
5/1000, ठीक है। और ये हो गया वॉल्यूम ले लिया 20/1000 और 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट मास? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ओह देखो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 100/2। देखो जरा बहुत सिंपल है, 100/2, गलती मत करना, 100/2 50 50। ये किसका इक्विवेलेंट मास आया है? मेटल का नहीं आया है, मेटल कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का। मेटल पूछा है, मेटल का बाद में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ये किसका इक्विवेलेंट मास आया है? मेटल कार्बोनेट का 50। अब हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट मास निकालते समय, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बेसिक चीजें थी। मेटल कार्बोनेट का आ गया, ये 50 किसका है? मेटल कार्बोनेट का। पूछा किसका है? मेटल का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, पता नहीं कौन सा मेटल है, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट CO3 2 माइनस। नोट कर लीजिए, पुराना थोड़ा आ गया, लेकिन हाँ ठीक है, ये सब किया है हमने, ऐसे क्वेश्चन भी किया है, थोड़ा पुराना भी रिवीजन हो जाए। लिख लीजिए। अब तो 50 इक्वल टू, मान लेते हैं इक्विवेलेंट मास x। अब कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना है? कार्बोनेट का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर कितना होगा? 2। उसका मास कितना हो? 60 जोड़ लो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 लेके जोड़ लो ना, 60 हो जाएगा। तो कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 60/2। तो यहाँ से हो गया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ तो गया। ये है मेटल का इक्विवेलेंट मास, ये है मेटल का इक्विवेलेंट मास। तो प्लीज इस सवाल को जरा समझिए, ढंग से देखिए, और ऐसे ही 2 और सवाल हम लोग करते हैं, ऐसे कुछ सवाल करते हैं ताकि क्लियरिटी और आए। ठीक है, प्रोसेस हमने क्या निकाला? मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास, जो कि 50 है, लेकिन पूछा है मेटल का मास, इक्विवेलेंट मास। तो हम जानते हैं मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 60/2, अरे 60 उसका मास है, जोड़ लेना, आयनिक मास अपॉन एन फैक्टर 2। हो तो गया, हो गया। चलिए 2 और क्वेश्चन देखें। अरे भाई नहीं है क्या? हाँ, एकदम सेम टू सेम, कुछ बदलेगा नहीं ना, मैं बदलूंगा, है ही नहीं तो क्या बदलूंगा। हाँ देखो, एकदम सेम। आप, मैं चाहूंगा कि आप खुद पॉज करके करो, और एकदम वो आप कॉपी पेस्ट भी करोगे ना पिछला क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा, और कुछ है नहीं। 0.35 ग्राम मेटल वॉज डिजॉल्व इन 50 ml नॉर्मल एसिड। अच्छा, इसका मतलब एन एसिड लिखा हुआ, तो मतलब समझ गए कि नॉर्मलिटी एसिड की कितनी है? 1 है। द होल सोल्यूशन रिक्वायर्ड, देखो फिर से आ गया 20.85 नॉर्मल एल्केलाइन। नॉर्मल एल्केलाइन मतलब ऐसा एल्केलाइन सोल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी 1 है। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 1 नॉर्मल, 1 नॉर्मलिटी वाला, ये सब वर्ड भी जानना चाहिए। सोल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, देखो देखा है, ये जरूर, ये तुम्हें वर्ड मिलेगा हमेशा, यही जैसे ही वर्ड मिला समझ गया कि अरे ये तो बैक टाइटेशन वाला है। कि शुरुआत में कोई मेटल था, उसको एसिड में डाला आपने, लेकिन एसिड एक्सेस में था। मेटल को एक्सेस में डाला एसिड में, लेकिन एसिड क्या था? एक्सेस में था। जो एक बचा हुआ एसिड बच गया। अब बचे हुए एसिड को हम रिएक्शन करा रहे किससे? किसी बेस से, एल्कलाइन लिखा है ना, तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, चलिए करते हैं। 1-2 करोगे तो एकदम रिदम में आ जाएगा, फिर अपने से भी करिए कुछ क्वेश्चन। भाई मैंने कहा कि मैं 5-6 करा दूंगा, उससे हो जाएगा क्या? झूठ है ये, अगर ऐसे बोलता हूँ मैं तो प्लीज, ये सब बहकाने वाला काम मेरा नहीं है, ठीक है। मैं चाहूँ, मैं मुझे कुछ बताऊं और आप उसको और सारे क्वेश्चन करिए। मैं 5 कराऊं तो आप 50 करिए, तब होता है पूरा ये। तो देखो फिर से यही करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ, हम यहीं से आएंगे, यहां से रिमेनिंग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बेस का कितना इक्विवेलेंट है? 20.85 अपॉन 1000 इंटू नॉर्मलिटी कितनी उसकी? 1। अरे नॉर्मल मतलब 1 नॉर्मलिटी, ये आ गया, ठीक है। फिर इनिशियल एसिड कितना लिया था? ये तो बचा हुआ एसिड है। इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू कितना था? वॉल्यूम था 50/1000 इंटू नॉर्मलिटी उसके भी 1 थी। ये हो गया। अगर हम, ठीक है, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू रिएक्टेड, यही तो किया था एकदम सेम टू सेम है, रिएक्टेड
इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। रिएक्टेड इक्विवेलेंट कैसे आएगा? अगर हम रिमेन इनिशियल में से रिमेनिंग हटा दें, ये एकदम से वही प्रोसेस। तो कितना आ जाएगा भाई? 50/1000 माइनस 20.85/1000। अब यहीं से कर लेते हैं। अब इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होता है? रिएक्टेड इक्विवेलेंट, तो मेटल का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये तो निकालना है। तो क्या हम यहाँ नहीं सकते? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मेटल का मास अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट मास, वही निकालना है। तो मेटल का मास 0.3 है, मान लेते हैं मेटल का इक्विवेलेंट मास x है, यहाँ से x निकाल लेना। इतना मैं अब आगे नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को दूसरा क्वेश्चन था। अब इसमें मैं क्या बताऊँ यार, क्या करें करो, ये चीज समझिए। इतना तो निकाल लो यार भाई। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? गिवन मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास, वही तो निकालना है। x इज इक्वल टू रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ये है बैक टाइट्रेशन। लैंग्वेज देख के समझ जाओगे तुरंत, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के पता चल जाएगा कि ये बैक चाहे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन की बात कर रहा है। इसको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी बोलते हैं। लेकिन कभी प्रोसेस नहीं लिखने को आएगा ना, स्कूल में तो कोर्स में है ही नहीं, ठीक है। प्रोसेस लिखने को आएगा क्या इसका? सोचो जरा, आएगा तो आईआईटी में ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट निकाल लेना भाई, थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। फिर से देखो 1.6 ग्राम, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल और कोई थोड़ा सा इंक्रीज करिए। एक मिक्सचर है CaCO3 और MgCO3 का 1.64 ग्राम, उसको HCl में डिजोल्व करते हैं। फिर से आगे देखो, ये लाइन देखिए, यही लाइन तो पहचान है, द एक्सेस एसिड रिक्वायर्स। फिर से वही आ गया, ये हमेशा मिलेगा तुम्हें, हमेशा यही पहचान है इसकी। मतलब HCl बच गया हो पहले HCl में आप CaCO3 और MgCO3 डाल रहे होगे, रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन HCl एक्सेस से बच गया। जो बचा हुआ HCl है उसको रिएक्शन कराने, उसको न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए हम ये NaOH ले रहे हैं, लिखा। तो फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, तो बताना है कि 1.64 ग्राम में CaCO3 और MgCO3 कितना है। मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख दे रहा हूँ, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एग्जाम में ये सब दिया रहता है। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 ये सब दिया रहता है, मैंने कई बार कहा, ये इशू ही नहीं है कोई। और इसका हो जाएगा 84, हाँ 60-24 है। चलिए करते हैं इस सवाल फिर से। तो हम पहले निकालेंगे, फिर से वही देखा, हम तीनों क्वेश्चन में या तीनों के हर क्वेश्चन में ये लिखेंगे। रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू, ये रिमेनिंग जो है, जो बचा उसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH से। तो इसका मतलब वहां पे दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। बातें बदली कभी? ये तीनों ही चीजों पे बातें कहीं बदली न बदलेंगी। अब आपने इसको पकड़ लिए तो फिर क्या है क्वेश्चन, फिर बैक टाइट्रेशन आप बिल्कुल कर लेंगे। रिमेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? तो 16/1000 इंटू 1/4। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर वॉल्यूम को आप लीटर में ले रहे हैं तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो मैं कह रहा हूँ। अगर वॉल्यूम के ml में ले रहे हैं तो उसको मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है। मिली इक्विवेलेंट छोटी यूनिट है, वॉल्यूम ml में ले रहा होगा, अगर 16 ml 16/1000 नहीं करते तो क्या लिखते हैं हम? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मतलब 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। प्लीज, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट के ध्यान देना। फिर इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना लिया था? ये तो बचा हुआ है। इनिशियल कितना लिया था? 50/1000 इंटू 0.8। अब रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ HCl घटा दो, इनिशियल में से बचा हुआ घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 40/1000 माइनस 4/1000। कैलकुलेशन थोड़े टफ होंगे, लेकिन उससे हमको समझना है यार, कैलकुलेशन एग्जाम में तो हमेशा आसान आता है, इससे हमको क्या मतलब है। इसलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप पे छोड़ता हूँ हमेशा, ताकि मैं चीजें बता सकूँ आपको। कैलकुलेशन थोड़ा नहीं पढ़ा रहे गुड़ा भागम, ठीक है। अब ये रिएक्टेड किसके साथ रिएक्शन किया? 2 लोग हैं इस बार, सिंगल नहीं है। अब जो रिएक्टेड इक्विवेलेंट ऑफ HCl है वो 2 लोगों के बराबर है। किसके बराबर? CaCO3 से भी रिएक्शन कर रहे हैं, MgCO3 से भी। तो हम करेंगे, देखो जरा, मतलब ये जो 36/1000 आया है, 36/1000,
ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्या? MgCO3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम? मोल इंटू एन फैक्टर। मान लेते हैं CaCO3 का मास कितना है? x ग्राम। अब उसका ठीक है, मोल मोल कितना हो जाएगा? x/100। मान लेते हैं CaCO मिक्सचर में CaCO3 x ग्राम है, मान लेते हैं, x/100 हो जाएगा। इंटू एन फैक्टर कितना होता है इसका? 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? अगर CaCO3 x ग्राम है तो ये हो जाएगा कितना है? 1.64 माइनस एक्स। MgCO3 कितना हो जाएगा? 1.64 माइनस एक्स बटा 84 इंटू ये भी एन फैक्टर 2। प्लीज, मैं करूंगा नहीं, थोड़ा समझना। तो क्या यहाँ 6 नहीं आ जाएगा? यहाँ 6 नहीं आ जाए, हमारा आंसर क्या होगा? x नहीं आंसर है हमारा। प्लीज मैं फिर से, ठीक है, थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या यहाँ से नहीं आ जाए? अब इसमें मेरी कौन सी महानता है? ठीक है, मेरा काम ये बताना। यहाँ से x निकालेंगे, लेकिन x आंसर नहीं है। परसेंटेज क्या होगा? जब हम x निकाल लोगे आप, x परसेंटेज कितना आएगा? इसका परसेंटेज, x क्या है? किसका अमाउंट है? CaCO3 का अमाउंट। तो CaCO3 का परसेंटेज क्या होगा? अगर आपने x निकाल लिया तो x अपॉन 1.64 इंटू 100, ये CaCO3 का परसेंटेज आ जाएगा। कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो शायद दुखद ही है, मैं क्या बोलूँ। इतना गुणा भाग हम नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुखद है, आप निकाल दीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। CaCO3 का परसेंटेज आ जाएगा तो 100 में से घटा दोगे तो MgCO3 का परसेंटेज आ जाएगा। जब नोट करो, भाई एक्स निकाल के क्या करेंगे? एक्स अपॉन 1.64 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं इस टाइप का। Some amount of NH4Cl was boiled with 50 ml, ठीक है, नेव सोल्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देख रहे हैं लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये क्यों रिक्वायर हो रहा है? अब यहीं से पता चल जाएगा ये H2SO4 क्यों लगा बाद में। अरे NaOH बच गया होगा, वहां जो NaOH शुरुआत में लिया था वो बच गया होगा भाई। भाई क्यों पता चला कि NaOH बचा होगा? H2SO4 किसको न्यूट्रलाइज करेगा? H2SO4 एसिड है तो बेस को ही तो न्यूट्रलाइज करेगा वो। इसका मतलब शुरुआत में जो आपने NaOH लिया था वो रिएक्शन तो किया लेकिन बच भी गया। बच गया तो जानते ही कौन सा टाइट्रेशन होता है? बैक टाइट्रेशन, यही आज पढ़ा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा भी वैसे फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग NaOH, ठीक है। फिर से रिमेनिंग NaOH का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग NaOH कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। हर क्वेश्चन में वही चीज है, कितना? 10/1000, ठीक है, इंटू 0.75। समझ गए तो बड़ा मजेदार है ये, और आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांसमेंट्स के लिए सब। इनिशियल कितना है NaOH का इक्विवेलेंट? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है भाई? थोड़ा डेटा ऐसा दिया हो कि सॉल्व करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमको डेटा नहीं है ना, हमको समझना है। इक्वल, ये तो भाई ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आसान आते हैं हमेशा। तो रिएक्टेड कितना होगा? रिएक्टेड इक्विवेलेंट किसका है? NaOH का। क्या करेंगे? इनिशियल में से वो घटा देंगे, कितना हो गया? 50 में से 10 गया 40, 40 इंटू 0.75 कर लेना अपॉन 1000। ये है रिएक्टेड इक्विवेलेंट। अब ये किसके बराबर होगा? NH4Cl के इक्विवेलेंट के बराबर। ये किसके बराबर होगा? NH4Cl के इक्विवेलेंट के बराबर। NH4Cl जानते हो ना। अब NH4Cl का अगर एन फैक्टर बात करें तो बहुत आसान है। NH4Cl कैसे होगा ब्रेक? NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या होगा इसका एन फैक्टर? मैंने सॉल्ट के लिए बताया है, एन फैक्टर कितना होगा? 1। 1 के टाइम चाहे 1 है। NH4Cl का एन फैक्टर कितना हो गया? 1। अब तो NH4Cl के अमाउंट निकालना है तो हम ये करेंगे, अब ये जो रिएक्टेड इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होगा? किससे रिएक्शन किया है? NH4Cl से। तो हम कहेंगे कि 40 इंटू 0.75 बाई 1000 इजकल टू इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl। अब चूंकि, ठीक है, बिल्कुल होगा, उसी से रिएक्शन किया है। अब इक्वल टू मान लेते हैं उसका अमाउंट x है इंटू, रुको, मोल एन फैक्टर तो 1 ही होगा इसका। NH4Cl का एन फैक्टर मैंने 1 दिखाई दिया। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, चलो मैं जोड़ दे रहा हूँ, 18 और 53.5। इसको मैं कर भी दूंगा आपके लिए, इतना तो कर दे, मेरा मोबाइल है। देखो NH4Cl का मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लेना 53.5। अब यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो। यहाँ से x निकाल लेंगे,
53.5 into 40 into 0.75 divide by 1000 1.605 यहाँ से आ रहा है 1.605 ग्राम 1.605 ग्राम देख लेना समझिए इसको इन सब चीज़ों को समझिए NH4 सेल का फैक्टर 1 है देखिए क्यों कराया गया सब ये था बैक टाइट्रेशन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन में कुछ ना एक कॉमन फीलिंग तो आई होगी सब में तो वही कर रहे हैं यही चाहिए ये मेन एसेंस है बात सही बात है जब वही करना है तो यही तो काम है तभी तो मेरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैंने क्वेश्चन सेग्रीगेट किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन ये ठीक है अलग टाइप के तो और एग्जाम में तो कुछ भी आता है एक बार अलग अलग हम पढ़ लिया हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिए जरूर देखिएगा लेक्चर ठीक है चीज़ें सीक्वेंस में है पहले हम आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस देखिए फिर एसिड बेस टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन देखिए फिर रॉक्स टाइट्रेशन वाले तब इस पे आइए फिर इसके आगे में करेंगे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ उसे क्वेश्चन कैसे करेंगे उनको क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया है मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर बनाए जाते हैं आई होप कि आपको कंटेंट सही मिल रहा है मैं कोशिश करें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर समझ में आया कि नहीं मैं चाहता हूँ ठीक है ये नहीं कि बस बोल रहे तो लिखना है कुछ पॉजिटिव अरे नेगेटिव भी लिखो भाई कोई दिक्कत नहीं मैं अपडेट जरूर करूंगा लेकिन अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल लिख सकते हैं सर नहीं समझ में आया हम चाहते हैं समझना बिल्कुल ये जायज है यार ठीक है ये मैं अपने रिवीजन के थ्रू नहीं बना रहा हूँ कंटेंट सही जाए मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए किसी भी टॉपिक से चाहे फिजिकल हो या ना ठीक है मैंने हमेशा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि अल्टीमेटली आना वही क्वेश्चन के थ्रू ठीक है कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ ये नहीं कि बस बता दिए काम खत्म बैक टाइट्रेशन ये होता है इसको मिला देते हैं अरे उससे कुछ नहीं होगा जब सवाल असली बात तो सवाल है क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन तो आना है तो प्लीज़ कुछ यहाँ देखिए खुद से करिए तब जाके ठीक है परफेक्ट आपको नॉलेज होगा थैंक्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ तब तक इसको वॉच करिए अगर सही लगे दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए बताइए उनको कि अगर उनको बेनिफिशियल ठीक है कंटेंट चाहिए एक अच्छा खासा तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं ठीक है थैंक यू